जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन के YouTube चैनल पर। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साउंड इश्यू बहुत आ रहा था। बहुत सारी कंप्लेन मेरे पास आई थी कि सर साउंड नहीं आ रहा है, प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही है। तो कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से वो आवाज़ साफ़ नहीं आ पा रही थी। तो देखते हैं, आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आवाज़ आपको एकदम प्रॉपर और क्लियर वॉइस में मिले। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं आ रही है। सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया था, ये एक सीरीज़ के तौर पे हमने शुरू किया है। इसमें एक एक करके सारी योजनाएं जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आए दिन एग्ज़ाम्स में आती रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इन योजनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम मिनिस्ट्री वाइज इसको टैकल करेंगे, यानी कौन सी मिनिस्ट्री ने जो योजनाएं लॉन्च करी हैं उसके हिसाब से हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सारी योजनाएं हमको नहीं पढ़नी है, हमको वो योजनाएं पढ़नी है जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं 3 योजनाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे PM किसान बोला जाता है, और PM फसल योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना। तीनों को एक एक करके करेंगे और हम इतने स्तर तक पहुंच जाएंगे, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक पहुंचेंगे कि हम वनडे एग्ज़ाम से लेके UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उस तक हम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बस ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट, सबसे पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसके ऊपर लिखा हुआ है। और हमारे लिए इसमें काम की एक चीज़ है यूनियन मिनिस्टर। कभी कभी छोटे एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि यूनियन मिनिस्टर इस समय कृषि मंत्रालय में कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस समय मिनिस्टर हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसी तरह की पढ़ाई करें जो हमारी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एक योजना है। इसका नाम, जैसे मैंने बताया था कि योजना का नाम हमें पता होना चाहिए, कौन से डायमेंशन पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में बताया। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखे उसे। उसमें थोड़ी साउंड इश्यू तो है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें उस योजना का पता होना चाहिए, फिर उसके मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए, यानी कौन से मंत्रालय ने वो लॉन्च की है। फिर उसका टारगेट हमें पता होना चाहिए, यानी उसका एम पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है और किस किस को उसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, UPSC 2016 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इसके संदर्भ में इन पर विचार करना है। पहला पॉइंट कह रहा है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। यानी कोई किस्त देनी होगी, वो 2% की रेट से सभी लोगों को देनी है। इस तरह की बातें कर रहे हैं कोई। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत, यानी जब फसल कट जाती है उसके बाद जो फिर भी उसमें कोई चक्रवात आ गया, तूफान आ गया या मौसमी वर्षा हो गई, हमारी फसल पड़ी हुई है, घाटे को बीमाकृत करती है, यानी ये भी उसके अंतर्गत आता है। ये हमें देखना है। तो लेक्चर के लास्ट में आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझको। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप बताओगे इसका आंसर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन A कह रहा है केवल 1, ऑप्शन B कह रहा है केवल 2, और ऑप्शन C कह रहा है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन D कह रहा है ना तो 1 और ना 2। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आप शुरू करते हैं एक और नई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये किस तरह की ये योजना का स्वरूप देखना होगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है या केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2 तरह की स्कीम होती है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, मैंने उसमें दोनों का अलग अलग डायमेंशन बताया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है, यानी सारा पैसा केंद्र सरकार उसका खर्च करती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा, यानी 50-50 कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं। इस तरह के रेशियो में वो उस पर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मेनली जो केंद्र क्षेत्र की योजना होती हैं, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मेनली यानी मुख्यतः, सारी नहीं, मुख्यतः वो
जो केंद्र सूची में जो विषय आते हैं उन पर बनाई जाती है, ठीक है। और राज्य सूची में जो विषय आते हैं उनमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आते हैं वो। तो जैसा कि हमें दूसरा डायमेंशन देखना है, कब और कहाँ लागू हुई थी ये, तो 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। तो डेट याद करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि 24 फरवरी को हुई थी कि 25 को हुई थी, लेकिन हमें ईयर ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी में, जैसा पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा था, क्रोनोलॉजी पूछ ली थी, तो इसकी क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि कब लागू हुई थी, इसके बाद कौन सी लागू हुई थी। तो 2019 सफिशिएंट है, और यूपी के गोरखपुर ज़िले से लॉन्च हुई थी, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यूपी वाले जो भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर उनके राज्य के किसी भी ज़िले में कोई भी नई चीज़ हो रही है जो पूरे देश में जगह रखती है, महत्वपूर्ण है, तो उसको याद रखना ज़रूरी होती है। बिहार वालों को बिहार में जो हुई हो, ठीक है। तो जैसा अगला डायमेंशन हमें देखना है, उसका एम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एम, कई सारे क्वेश्चन में एम ही एम पूछ लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका एम है लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी लघु एवं सीमांत किसान कौन से, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले जो किसान होते हैं वो लघु एवं सीमांत किसान होते हैं। हालांकि ये जो शर्त थी वो हटा दी गई है, ठीक है। बाद में मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे हम इसको। लेकिन इसमें कौन अलग रहेगा, टैक्स देने वाले किसानों को छोड़कर। यानी जो बहुत पैसे वाले किसान होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसने खेती खरीद ली, फार्म हाउस है उसका, जो खेती करता है मान लिया, तो वो टैक्स भी भरता है, बहुत पैसे वाला भी है, तो उसको इस तरह की योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, लघु एवं सीमांत किसानों को साहूकारों तथा अनौपचारिक ऋणदाता के चंगुल से बचाने का प्रयास करेंगे। यानी जो छोटे किसान होते हैं या कोई भी किसान होता है, तो फसल जब बोते हैं तो देखा जाता है कि साहूकार से, किसी से, ऋणदाता से ऋण ले लिया और फिर फसल बोली, और जब तक फसल हो रही है तब तक उसका इतना ब्याज होगा कि फसल जितने की बिकी उसके हिसाब से उसको सारे पैसे चुका दिए, तो उसको, किसान को कुछ बचता नहीं था। तो इसकी वजह से सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इसको डायरेक्टली फंडिंग करते हैं, जिससे इसको थोड़ी बहुत सहायता मिल सके। तो पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी क्या है, हर साल 6,000 रुपये, हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष आय सहायता का मतलब है डायरेक्टली उसके खाते में डाले जाएंगे, ठीक है। जैसे 2,000 रुपये की 3 किस्त आएंगी, नीचे वाले टॉप उसमें दिखाया पॉइंट में 2,000, यानी 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है। यानी 2,000 रुपये की 3 किस्तें हर चौथे महीने में, यानी 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने बाद 2,000, फिर 4 महीने बाद 2,000 और फिर 4 महीने बाद 2,000। कैसे आएंगे, सीधे खातों में आएंगे, जिससे कि कोई करप्शन का चांस ही ना बचे। तो यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए थी, 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों के लिए थी। लेकिन 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों के लिए लागू कर दी गई। सभी किसानों के लिए लागू कर दी गई। ध्यान देना, सभी किसानों में वो छोड़ दिए गए हैं जो टैक्स देते हैं। जो बहुत पैसे वाले किसान हैं ना, उनके लिए अभी भी नहीं है। लेकिन ये वाली जो लघु एवं सीमांत किसानों वाली जो शर्त थी वो हटा दी गई है। कब से हटाई गई, 31 मई 2019 से ये हटा दी गई। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई ऐप भी लॉन्च किया गया हो किसी योजना या किसी मंत्रालय द्वारा किसी योजना से संबंधित, तो उसको भी हमें पता होना चाहिए। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें देख सकता है किसान, बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं अपने की कितनी किस्त आ चुकी हैं, मेरी स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे मैं बिहार में बताता हूँ कि बिहार में लाभार्थियों की संख्या 158 लाख है, जबकि 59.7 यानी 59.7 लाख किसानों का डेटा ही अपलोड किया गया है बस। देखो कितना डिफरेंस है। लगभग मान सकते हैं कि 100 लाख लोग तो अभी बचे हुए हैं इससे। तो कितना इम्प्लीमेंटेशन में कितना मतलब लेट लतीफ़ हो रहा है। यही सब तो तुम्हें करना है ऑफिसर बन के। जब तुम बन के जाओगे तो इसी सिस्टम में जाके यही चीज़ें सुधारनी है कि 158 लाख हैं, उसमें से सिर्फ 59.7 लाख का डेटा मौजूद है। बाकी के किसान क्या करेंगे भाई, यही सब देखना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो योजना हम पूरी फिनिश कर चुके हैं। परीक्षा के हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा डीप जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जैसा हम जानते हैं कि योजना का स्वरूप किस तरह का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली वाली जो योजना थी वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। 2 तरह की योजनाएं होती हैं, उनमें से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
तो दूसरा डायमेंशन है कब और कहाँ लागू हुई थी। कहाँ कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे कुछ योजना ऐसी होती हैं कि पूरे देश में एकदम से लागू होती हैं, लेकिन ये हम जान सकते हैं कि 2016 में से लॉन्च किया गया था, 13 जनवरी 2016 को। ये एक बीमा योजना है। बीमा योजना तुम समझते होंगे कि बीमा योजना में पहले हमको कुछ देना होता है, जब लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई वो बीमा कंपनी करती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसमें केंद्र सरकार कुछ और राज्य सरकार कुछ रेशियो में ये करेंगे। तो हमको जानना बस इतना ज़रूरी है कि ये किस तरह की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर है। उद्देश्य क्या है, जैसा हम जानते हैं कि एम जानना बहुत ज़रूरी है। फसल के नष्ट होने की दशा में किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करना। यानी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर किसानों के साथ यही होता है, कभी ओले आ गए, कभी बारिश इतनी हो गई, कभी तूफान आ गया तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो फसल अगर नष्ट हो जाए, अगर आपने उसका बीमा करा रखा है तो वो बीमा कवर प्रदान करेगी, जिससे उसकी जो नुकसान होने वाला है या हो गया उसका, जिसकी भरपाई की जा सके। तो इसमें कौन कौन आता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। यानी इसके टारगेट क्या क्या हैं। सभी खाद्यान्न यानी जो खाने की फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, तिलहन, जो तिलहन से संबंधित जितनी भी फसलें हैं, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें, यानी वाणिज्यिक जो इकोनॉमिक जो होती हैं, जैसे कपास होती है, या बागवानी जिसमें फल फ्रूट आते हैं, इस तरह की कोई भी फसल है वो सभी शामिल है इसमें। खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी, ये सारी फसलें शामिल हैं इसमें। ठीक है। इसके तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि, जैसा मैंने बताया कि बीमा में क्या होता है, पहले हम प्रीमियम राशि देते हैं, उसके बाद अगर नुकसान हो जाता है तो हमें मिलता है। तो अलग अलग बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि खरीफ फसलों के लिए 2%, जो खरीफ की फसलें होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं और रबी की फसलें कौन सी होती हैं। कैसे भी करके बताइए, गूगल से बताइए, चाहे कैसे भी बताइए, अपनी जानकारी से बताइए, किताबों को खंगालिए, कहीं से भी ढूंढ के दीजिए। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5%। याद रखिए, बहुत ही ज़रूरी है। खरीफ की फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक होती हैं और बागबानी फसलें जो होती हैं, जो इकोनॉमिक क्रॉप्स जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए 5% है। ठीक है, समझ लिया ना। खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम इसका 5% है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है अगला वाला, उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण या किसान क्रेडिट केसीसी के तहत ऋण लिया है। अच्छा, अनिवार्य, जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी मैं प्रीमियम दे पाऊँ, क्योंकि वैसे ही पैसे नहीं है मेरे पास, और प्रीमियम और देना 2%, 1.5% या 5% का, तो इसमें सब छूट दे दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को लेना है ये, लेकिन किसी के लिए कंपलसरी, किसके लिए कंपलसरी कर दिया है, फसल ऋण जिन्होंने लिया है किसान यानी अधिसूचित फसलों पे है, कि हमने इस फसल के लिए अलग से ऋण लिया है, तो उसको ये अनिवार्य है इस तरह की जो बीमा योजना लेना। और किसान क्रेडिट पे जिसने केसीसी पे लोन लिया है उसको भी ये। बाकी सबके लिए ऐच्छिक है, ऑप्शनल है कि आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो ना लीजिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इसमें ना सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्चात जोखिमों को भी शामिल किया गया है। आप बहुत ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। पहले क्या होता था कि फसल अगर खड़ी हुई है, तब ओलावृष्टि हो गई, फसल नष्ट हो गई, तो बीमा कवर हमें मिल जाता था। लेकिन अब अगर मैंने फसल हो गई, मेरी फसल काट के मैंने रख दी, इकट्ठा करके खेत में रखी हुई है, ओलावृष्टि हो गई या आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश हो गई, फसल मेरी पूरी ख़राब हो गई, तो बीमा कवर नहीं करते थे। लेकिन इसमें नया संशोधन करके ये कहा है कि फसल के पहले, फसल के पूर्व या फसल के बाद कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। तो आशा करता हूँ वो योजना तुम्हारी समझ में पूरी तरह से आ चुकी है। अगली वाली योजना प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि योजना का स्वरूप देखना बहुत ज़रूरी है, तो ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पता होगा तुम्हें, 100% केंद्र सरकार द्वारा फंडेड, 100% पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। कब और कहाँ लागू हुई? 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका ईयर पता होना बहुत ज़रूरी है। सितंबर 2019 कहाँ से लॉन्च हुई? झारखंड से। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो स्टेट, अगर झारखंड स्टेट के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एम क्या क्या है इसके?
60 साल की आयु के पश्चात किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन देना। जैसे किसान कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी है, अगर वो जॉब करता है, लगातार जॉब करता है, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार पेंशन देती है। वो कंपनी, जिस कंपनी में वो जॉब करता है, वो पेंशन देती है। लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है इस तरह का। तो किसान भी तो अपने खेत में काम करते हैं ना भाई, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो जब 60 साल के हो जाते हैं तो काम नहीं होता है उनसे, तो सरकार ने एक इंतजाम इस तरह का किया है कि जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री में ही मिलेगी 3,000 रुपये, इसके लिए हमें कुछ जमा भी करना होगा। आगे देखते हैं हम क्या है इसमें। कौन से किसान आएंगे? लघु एवं सीमांत किसान आएंगे। इसमें वो उनको छूट नहीं है, सभी किसान नहीं आएंगे इसमें। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो आएंगे। तो योगदानकर्ता का अंशदान कितना रहेगा, यानी जिसको फ़ायदा मिलेगा उसका कितना अंश रहेगा। जैसे मैंने बताया ना, हमें कुछ जमा भी करना पड़ेगा, तो हम बताते हैं कि कितना जमा करना होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों, यानी 18 से 40 आयु वर्ग के किसान, कोई भी है 18 साल का है, 18 से 40 साल के बीच में जो भी किसान है, यानी 40 से ऊपर हो गया हो तो काम का नहीं है, 18 से नीचे का है तो वो किसान छोटा है, अभी उम्र में बहुत छोटा है, तो उसको भी नहीं मिलेगा। इसको 55 रुपये से लेके 200 रुपये प्रतिमाह तक इसमें जमा कर सकते हैं हम। उसके हिसाब से हमको 3,000 रुपये प्रति महीना 60 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। तो हमें याद रखना है 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह। इसका अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें बस इतना याद रखना है कि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह। और एज का क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। 18 से 40 आयु वर्ग के जो किसान होंगे उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान की धनराशि का निर्धारण योजना के जुड़ने के समय की उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा। यानी जब वो 18 साल का जुड़ रहा है तो उसके हिसाब से उसके पैसे का निर्धारण किया जाएगा। अब अगर 40 साल का है तो उसके हिसाब से उसके पैसे का निर्धारण किया जाएगा। किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान दिया जाएगा, केंद्र सरकार भी उसकी बराबर धनराशि का योगदान करेगी। यानी कि अगर किसान ने 55 रुपये दिए तो केंद्र सरकार भी उसे 55 रुपये देगी। कहने का मतलब ये है कि जितना मैं जमा करूँगा, मान लिया मैंने 50,000 रुपये मैं जमा कर दिए तो 50,000 केंद्र सरकार देगी, तो मेरे टोटल जमा हो गए 1 लाख रुपये। ठीक है, तो जो मुझे पेंशन मिलेगी वो 1 लाख रुपये के हिसाब से मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलने वाली धनराशि का किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेंशन हमें मिलती है ना, उसी से। तो तीनों योजनाएं फिनिश कर चुके हैं हम, तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले योजना देखी थी हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले से। इसमें कौन कौन आते हैं? सीमांत एवं लघु किसान, लघु एवं सीमांत किसान, जो कि अब हटा दिया गया है। बस इसमें टैक्स देने वाले नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो किसान है वो खेती करने वाला होना चाहिए। कुछ लैंड नहीं होता ना उनके पास, किसी के पास भूमि नहीं है लेकिन वो किसी की लीज पे लेके करता है या जो भी जैसे भी करता है, तो उसको नहीं मिलेगा। किसान अगर लैंड रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्डेड किसान है, उसी को मिलेगा। और उसको नहीं मिलेगा जो टैक्स देता है। रिकॉर्डेड भी है लेकिन टैक्स देता है, बहुत पैसे वाला है, तो उसको नहीं मिलेगा। ये 2-3 चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। 6,000 रुपये हर साल मिलेंगे, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलेंगी। 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले थे पहले, उसको हटा दिया गया है, अब सभी किसानों को कर दिया गया है। कब से किया? 31 मई 2019 से। इससे जुड़ा हुआ एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम है पीएम किसान मोबाइल ऐप। दूसरी योजना हमने पढ़ी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका स्वरूप कैसा था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। फसल नष्ट होने के बाद हमें उसकी भरपाई करनी, सरकार इसकी भरपाई करती थी। जो बीमा कंपनी होती है उसकी भरपाई करती है। तो इसमें हमें कुछ जमा करना होता है। कितना जमा करना होता है? खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसल के लिए 5%। किसके लिए ये कंपलसरी है? फसल ऋण जिसने लिया है, यानी अधिसूचित फसल ऋण जो जिसने लिया है, और किसान क्रेडिट कार्ड पर जिसने ऋण लिया है। बाकी सबको ऑप्शनल है, चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो ना ले सकते। पहले ही कंपलसरी था लेकिन अब चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो नहीं। इसमें ना सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल के बाद भी, यानी ज़रूरी नहीं है कि जब खड़ी है हमारे खेत में तभी नुकसान की भरपाई होगी, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी ये बीमा कंपनी हमें उसकी भरपाई करेगी। थर्ड पढ़ी थी हमने प्रधानमंत्री मानधन योजना। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, 100% केंद्र सरकार द्वारा फंडेड होती है। कब लागू हुई थी? 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची से लागू हुई थी। एम क्या है? 60 साल की आयु जब हो जाती है किसान की, उसके बाद उसे 3,000 रुपये प्रति मंथ की पेंशन देगी। लघु एवं सीमांत किसान के लिए है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होगी उसी के लिए है। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगी वो नहीं ले पाएगा इसमें। लेकिन जमा हमें क्या करना पड़ेगा? 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का योगदान हम दे सकते हैं। 18 से 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए किसान की। और
आयु के आधार पर ये पैसे का निर्धारण होगा। जितनी राशि किसान डालेगा उतनी राशि केंद्र सरकार उसको देगी पेंशन के तौर पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। एक क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे इसको, इसके बाद आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसमें पूछा गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार 40% एवं केंद्र सरकार 60% भुगतान करती है। दूसरा ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत लाभ हेतु सभी खेती धारक किसानों को सम्मिलित किया गया है। ध्यान से पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट कह रहा है योजना वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसमें से हमें बताना है गलत कथन का चयन करना है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे गलत और सही में कभी कभी बहुत आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल कथन 1 और 2, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3, ऑप्शन सी केवल कथन 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 दोनों। ठीक है, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा कि आप, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको किस तरह का मेरा लेक्चर लगा, इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम। आवाज़ का कोई इश्यू है तो दोबारा मुझे बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा और बेहतर कर सकूँ। आपकी बेहतरी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ये इस तरह की क्रांति है, शिक्षा की क्रांति है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हर बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए, शिक्षा का हक। हर को सीखते रहने की इच्छा है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, सीखते रहें।